गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आर्ट मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं एंड होपिंग एवरीथिंग टू बी ऑल राइट वंस मोर। लेट्स स्टार्ट अ वंडरफुल सेशन वंस मोर। एक बार फिर से दोस्तों एक धुआंधार सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, एंजॉय करते हैं इस धुआंधार सेशन को। ओके, संप्रास संप्रास ओके। Very good evening guys. I think it's all right now. You can go through by your sound now. Yes, live. There was a little bit technical error guys, but everything seems to be all right now. सब कुछ अब ठीक है दोस्तों, एक बार कंफर्म कर देंगे। यस, मेरे को तो एवरीथिंग लुक्स वेरी फाइन। यस, टू मी एवरीथिंग लुक्स वेरी फाइन। यस, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यस, ओके, सो yes, live now. Yes, okay, I think I'm live now. Yes, okay, yes, stop. We can go through now. It now. Yes, okay, okay. Seems to be all right now. Yes, okay, right, live now. Actually, I was having some problem with network, but everything is all right now. Let's go. दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज कुछ और भी धुआंधार क्लासेस। दोस्तों अगेन दोस्तों, पिछला 27 मार्च का सेशन आपको जरूर याद होगा, तो उसी क्रम में एक और धुआंधार सेशन लेते हुए दोस्तों, तो आइए एक बार शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पावलाव के सिद्धांत में घंटी पर लार टपकाने के बाद पुनः सिर्फ भोजन पर प्रस्तुत करने पर लार टपकने की अनुक्रिया का फिर से होना क्या कहलाता है? स्वतः पुनर्लाभ, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन या विलोपन। गाइज आइए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज गाइज, इसे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं दोस्तों, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहेंगे आप इसे, या इसे आप कहेंगे स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यस, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, या फिर आप इसे कहेंगे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, या फिर कहेंगे दोस्तों एक्सटिंक्शन। तो आइए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इसके साथ ही हम आज का यह सेशन शुरू करेंगे दोस्तों, और मुझे यकीन है आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। तो गाइज इमेजिन करिए दोस्तों, मैंने बोला पावलाव के सिद्धांत को दोस्तों कई बार मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, कई बार उनके एनएस को, सीएस को, यूसीएस को समझने में उनको दिक्कत, पर दोस्तों मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, यह उतना सिंबल को समझने का काम नहीं जितना कल्पना दिखाने का काम है दोस्तों, यह कल्पना का काम है। जैसे गाइज गेस करिए, अब आप सोचिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब घंटी लार टपकाने में सक्षम है तो आप जानते हैं घंटी बन चुका है अनुकूलित उद्दीपक, इट्स कॉल्ड सीएस, और लार का टपकना बन चुका है क्या? अनुकूलित अनुक्रिया, इसे हम सीआर कहते हैं। और दोस्तों यकीन करिए, अगर आपने घंटी हटा ली, फिर से अकेले पुराना उद्दीपक जो यूसीआर है दोस्तों, यूसीएस है दोस्तों, क्या अगर आप भोजन दोबारा लाओगे दोस्तों, अब ऐसा थोड़ी है कि भैया घंटी पर कुत्ता लार टपकाता है तो भोजन पे लार टपकाना भूल गया होगा। दोस्तों वह जब भी भोजन पर आप दिखाओगे, चाहे 2 साल बाद दिखाओगे, अगर कुत्ता जिंदा रहा तो कुत्ता अपने आप घंटी पे लार टपकाएगा।
यह दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा, क्योंकि यह स्वाभाविक अनुक्रिया है, यह यूसीआर है। इसका स्वतः बिना किसी सहारे के फिर से अकेले टपकाने की क्षमता कहलाता है स्वतः पुनर्लाभ। और मुझसे ज्यादा लोगों ने दोस्तों दिया हुआ है आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। और इसके चारों शब्द, क्योंकि मैं दोस्तों आपको दिखाना चाह रहा था, अब एक साथ चारों शब्दों का आप मतलब समझेंगे। अगला क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण। दोस्तों मैंने कई बार पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था कि एक बच्चा जो दोस्तों लाल रंग से डरता है दोस्तों, अब चाहे उसको लाल सिग्नल दिखाओ, चाहे कोई लाल खिलौना दिखाओ, वो सभी से डरता है। तो मोटा मोटा उसने लाल रंग को डर का प्रतीक मान लिया है, इसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। अब अगर उसे काला रंग दिखाओगे तो नहीं डरेगा, वो जान जाएगा काला रंग वो रंग नहीं है जिससे मैं डरता हूं, तो वह अंतर कर लेगा। इसे क्या कहते हैं? उद्दीपक विभेदन। अर्थात यह रंग मेरे डरने वाली लिस्ट में शामिल नहीं है, अर्थात काले रंग को देखकर बच्चा डरेगा नहीं। और लास्ट में दोस्तों विलोपन। सिंपल सी बात है गाइज, आप समझ सकते हैं। अगर लगातार आप घंटी, भाई घंटी पे कुत्ता लाल टपकाता है, 2 दिन टपकाएगा, 4 दिन टपकाएगा, पर जब भोजन दोगे ही नहीं, कुत्ता समझ जाएगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है और वह लाल टपकाना गायब कर देगा। इसे हम विलोपन कहते हैं दोस्तों। एक बार यस कहें। फिलहाल हमारा उत्तर है क्या कि पुनः भोजन लगाने पर लाल टपकाने की अनुक्रिया स्वतः होगी। इसकी आदत या बनावटी तरीके से इसको सिखाना नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। एक बार यस करें। यस, यस किया जाए। यस, थोड़ा सा जोश के साथ बताएं दोस्तों। यस, ओके, लेट्स गो। ओके, मुझे बताएं दोस्तों, क्या हम समझ पा रहे हैं? ओके, तो मुझे दोस्तों आपके यस बिल्कुल, आपके दोस्तों बिल्कुल आपके रिएक्शंस शो मी दैट यू गाइज आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। सो यस, थैंक यू गाइज, थैंक यू। मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप बहुत जीनियस हैं। लेट्स गो। दूसरा, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है गाइज? निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए समलिंगी ईर्ष्या, ऑप्शन बी नार्सिसिज्म, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ऑप्शन डी रचनात्मकता। गाइज निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं गाइज? इसको यस दोस्तों, हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। ओके, अब मैंने दोस्तों एक एक वर्ड इसका पढ़ा है आपको, आप ये कह ही नहीं सकते सर आपने नहीं पढ़ा है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, समलिंगी ईर्ष्या को ही बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि और मोडिपस ग्रंथि। और मैंने आपको इसे खूब कई बार, शायद 50 बार समझाया है। एडिपस ग्रंथि एंड इलेक्ट्रा ग्रंथि इससे प्रभावित होती है बालिका और नीचे वाले से प्रभावित होता है बालक। बालक पिता से ईर्ष्या करता है और बालिका माता से ईर्ष्या करती है। यह समलिंगी ईर्ष्या है दोस्तों, अर्थात यह शैशवावस्था। सही गाइस, नार्सिसिज्म, मैंने क्या बोला था? बच्चा सिर्फ अपने बारे में, अपना हिस्सा खा लेगा, आपका भी हिस्सा खा लेगा। वह सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है। इसे स्वप्रेम बात बोलो दोस्तों मैंने, स्वप्रेम। स्वार्थी प्रवृत्ति को क्या बोलते गाइज? स्वप्रेम। और दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बच्चे में कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो किसी कोचिंग या किसी स्कूल से नहीं सीखता, माता पिता से भी नहीं सीखता। हंसता, रोना, पैर पटकना, यह इनबॉर्न होता है, जन्मजात होता है। अर्थात ये तीनों ही दोस्तों किसकी विशेषताएं हैं? शैशवावस्था की। लेकिन रचनात्मकता, मैंने बोला दोस्तों क्रिएटिविटी, बच्चे का फल फूल काटना, कागज की नाव बनाकर मिट्टी रेत के घर बनाना, दोस्तों मैंने आपको बताया था यह बाल्यावस्था की विशेषता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी। अब दोस्तों जो सही है वो सारे गलत हो गए और गलत वाला क्या हो गया? सही हो गया। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको आइए आगे चलते हैं। यस, ओके, राइट, बिल्कुल सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से बाल्यावस्था के नाम है दोस्तों? आइए, निम्न में से कौन कौन से बाल्यावस्था के नाम है? खेलों की उम्र, गंदी उम्र, टोली की उम्र, उपरोक्त सभी। गाइज आइए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन से बाल्यावस्था के नाम है? खेलों की उम्र, गंदी उम्र, टोली की उम्र, उपरोक्त सभी। आइए, यस, और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं, मेरा टारगेट होता है पॉइंट्स को आपकी आंखों के सामने से गुजारना। मेरा टारगेट कभी मेरे बच्चों आपसे प्रश्न पूछना नहीं होता। आप खुद जीनियस हैं, आप जानते हैं, और आपको मैं एज ए फ्रेंड लेता हूं। मेरा बस टारगेट होता है टू शेयर द नॉलेज, नॉलेज को शेयर करना। तो दोस्तों आइए एक बार देखते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेंथ, मनोवैज्ञानिक स्ट्रेंथ, जिन्होंने दोस्तों क्या कहा है? शैशवावस्था के शुरुआती 2 वर्षों में बच्चा अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है।
उन्हीं स्ट्रेंग ने दोस्तों बाल्यावस्था के बारे में कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हों, इसीलिए बाल्यावस्था को खेलों की उम्र कहा जाता है, अर्थात ये सही है। मैंने दोस्तों आपको क्या बोला था कि बच्चे छपकोरियां मारते हैं कीचड़ में, गंदे पानी में, यूं यूं ऐसे ऐसे करते हैं दोस्तों, कपड़े में मैल कुचैला, छोटी सी बात पे लेट जाएंगे, जमीन पे पूरी धूल लपेट लेंगे, फिर कपड़े गंदे करके मम्मी के पास आएंगे, मम्मी ये देखो वो देखो दोस्तों। अब इसे दोस्तों गंदे कपड़ों, मिट्टी, चीकट लगाने के कारण इसे डर्टी एज कहा जाता है दोस्तों, अर्थात ये भी सही है। टोली की उम्र दोस्तों, बच्चा जैसे ही कक्षा 1 में गया दोस्तों, अभी मम्मी ने पहले दोस्त बनाने नहीं दिए, अभी स्कूल में गया है तो अपना ग्रुप तैयार कर रहा है, उसके कुछ फ्रेंड हैं, स्कूल की बस आती है, एकदम गाना बजाते हुए, थर्मस नचाते हुए दोस्तों, बच्चे अपना गाना गाते हल्ला मारते हुए आते हैं, उनका एक समूह छोटा सा बन जाता है इसे दोस्तों, इसलिए इसे गैंग एज कहते हैं, और इसे हम हिंदी में दोस्तों टोली की उम्र या समूह की उम्र भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही सही हैं। अब दोस्तों 3 टिक अलाउड नहीं है, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, मजा आएगा, आज के मजेदार क्वेश्चन रहेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यार्थी, आज मजेदार क्वेश्चन एक बार देखेंगे। एक विद्यार्थी टेट की परीक्षा में कम अंक लाने की भरपाई सी टेट की परीक्षा में ज्यादा अंक लाकर करता है, यह क्या है? समन है, दमन है, प्रत्यागमन है, क्षतिपूर्ति है। गाइस एक मजेदार क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी टीटी की परीक्षा में कम अंक ला पाया था, योग्यता थी, शायद बीमार था, न्यूमोनिया हो गया था, कोई बीमारी हो गई थी, योग्यता थी, पर दोस्तों लोगों ने मजाक उड़ा करे यार, अब उसकी बीमारी को किसी ने नहीं देखा दोस्तों, अब उसे डिसाइड किया कि रहो सी टेट में हिसाब बराबर करता हूं, और वो ऐसा कर लेता है। इसे आप क्या कहेंगे दोस्तों? समन कहेंगे, दमन कहेंगे, प्रत्यागमन कहेंगे, या क्षतिपूर्ति कहेंगे दोस्तों? आइए, यस। तो दोस्तों आपको थोड़ा बता दें, समन का अर्थ है सांत्वना देना, शांत करना। दमन का अर्थ है पूरी ताकत, जैसे दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, तो वैसे मैं आपके उत्तर देखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो फॉर योर आंसर्स। मैं आपके उत्तर देखना चाहूंगा दोस्तों, और आपने क्या उत्तर दिए दोस्तों जरूर देखना चाहूंगा। यह निश्चित ही आज के क्वेश्चन दोस्तों मजेदार रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों क्या है समन। जैसे दोस्तों एक औरत जिसे कोई संतान नहीं है, वो अपनी पड़ोस की किसी महिला के पुत्र को अपना बेटा मानकर अपने दिल को सांत्वना देती है, इसे समन कहा जाता है दोस्तों, अर्थात हमारा उत्तर नहीं। गाइज सुना आपने उदाहरण कि भाई एक औरत जिसे कोई बच्चा नहीं है, पड़ोस में किसी दूसरी महिला के बच्चे को अपने पुत्र के समान मानकर अपने कलेजे को ठंडक देती है, इसे समन कहा जाएगा, अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं। गाइज दमन क्या है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, हाथ जोड़ लिया, पैर पकड़ लिया, भाई सुधर जाओ, नहीं सुधरा, अंत में लाठी उठानी पड़ी, ताकत का इस्तेमाल करके दोस्तों। दमन आप जानते हैं, अंग्रेज लोग, मैंने आपको बोला था, विद्रोह दबाने के लिए दमन की रणनीति अपनाते थे दोस्तों, पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना दमन है, अर्थात यह भी हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों। उम्र के विपरीत व्यवहार करना, मैंने आपको क्या बोला था कि 60 साल का होकर दोस्तों एक कंचा, अब मैं मान लीजिए मैं एक 60-70 साल का आदमी हूं, या दोस्तों जितनी मेरी उम्र है उतने पे एक मैं कंचा हार जाऊं, रहूं, अरे मेरा कंचा, किसने मेरा कंचा जीत लिया, तो दोस्तों सामने वाला मुझे पागल ही समझेगा। उम्र के विपरीत व्यवहार करना, छोटे बच्चों की तरह तोतली बोली बोलना दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे प्रत्यागमन कहते हैं, उल्टी गंगा बहाना। और दोस्तों क्षतिपूर्ति क्या है, हम सभी जानते हैं दोस्तों, कंपेंसेशन क्या है? एक जगह का हिसाब दूसरे जगह बराबर करना, इसे हम क्षतिपूर्ति कहते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्तित्व का टाइप ए टाइप बी सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? फ्रीडमैन ने, रोजनमैन ने, दोनों ने, या दोनों ने नहीं? आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व का ए बी सिद्धांत किसने दिया है? फ्रीडमैन, रोजनमैन, दोनों, कोई नहीं? आइए, व्यक्तित्व का टाइप ए टाइप बी सिद्धांत किसने दिया है गाइज? आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह एनसीईआरटी की बुक से सिद्धांत आता है। तो आपको बता दें कि व्यक्तित्व का टाइप ए टाइप बी सिद्धांत दोस्तों, पहले तो जान लें टाइप ए टाइप बी सिद्धांत क्या है दोस्तों। टाइप ए सिद्धांत के लोग दोस्तों, यह 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। टाइप ए के लोग दोस्तों बहुत ही उतावले होते हैं, इनको लगता है समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। ये दोस्तों काम करने के लिए एकदम लालायित रहते हैं, इनको लगता है हर बार मैं काम के बोझ से दबा रहूं।
ये लोग दोस्तों मतलब ये समझिए कि वक्त का इंतजार नहीं करते, ये अग्र सक्रिय लोग होते हैं दोस्तों। ऐसे लोग, यह निगेटिव नहीं दोस्तों, ये पॉजिटिव है। ये हमेशा मतलब एकदम उतावलापन दिखता है इनके अंदर, धैर्य की कमी पाई जाती है। मतलब ये काम करने के लिए लालायित खड़े होते हैं, एकदम रेडीमेड काम करने के लिए दोस्तों। ऐसे लोग टाइप ए हैं। और दोस्तों टाइप बी नहीं बताया है इन लोगों ने, उन्होंने कहा जो भी टाइप बी बताने की जरूरत नहीं है, जो टाइप ए का उल्टा होगा वो टाइप बी होगा। और दोस्तों यह सिद्धांत दिया है फ्रीडमैन और रोजनमैन ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई दोस्तों। इसका उत्तर है सी फॉर चेन्नई। बाद में दोस्तों एक और मजेदार बता दूं, बाद में एक और मनोवैज्ञानिक थे, मोरिश। इन्होंने दोस्तों, मैं पढ़ा भी रहा हूं इसको ऑनलाइन क्लास में, इन्होंने टाइप सी का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? टाइप सी का सिद्धांत दिया दोस्तों। टाइप सी में क्या बताया इन्होंने? उन्होंने कहा ऐसे लोग जो कैंसर जैसे रोगों के लिए अति संवेदनशील होते हैं, ऐसे लोगों में धैर्य, सहनशीलता जैसे गुण पाए जाते हैं। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। इसको अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक प्रकार के व्यक्तित्व का विभाजन किसने दिया है दोस्तों? क्रैचमर ने, शेल्डन ने, स्प्रेंजर ने, युंग ने। आई इसको शुरू करते हैं दोस्तों। यस, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक प्रकार के व्यक्तित्व का विभाजन किसने दिया है? क्रैचमर ने दिया है, शेल्डन ने दिया है, स्प्रेंजर ने दिया है, या फिर युंग ने दिया है? आई दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि दो लोगों ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन दिया है, और वो दोनों है दोस्तों कौन? क्रैचमर और शेल्डन। और आपको दोस्तों गलती से भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है गाइज। तो आपको दोस्तों बता दें, एक्टोमॉर्फिक जिसे हम कहते हैं क्या? लंबाकृति। क्या बोलते हैं दोस्तों? लंबाकृति। हाँ, लंबाकृति। इसलिए दोस्तों इसकी इंग्लिश याद करें, इसकी हिंदी में मैच कर सकते हैं कौन? शेल्डन और क्रैचमर। इसलिए हमेशा इसकी इंग्लिश याद करिए दोस्तों। यह एक्टोमॉर्फिक है। मेसोमॉर्फिक को बोलते हैं आयताकृति। क्या बोलते हैं? आयताकृति बोलते हैं दोस्तों। और एंडोमॉर्फिक को बोलते हैं गोलाकृति। क्या बोलते हैं? गोलाकृति। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि लंबाकृति कौन है? जो दुबला, पतला, मरियल, स्लिम ट्रिम, नुकीली गर्दन वाला, चिड़चिड़ा टाइप का आदमी होता है, इसे हम लंबाकृति कहते हैं दोस्तों। और अगला है दोस्तों आयताकृति। वह आदमी जो हमारी तरह, जिसका पेट नहीं निकला होता है दोस्तों, जो चुस्त दुरुस्त, ऊर्जावान, सक्रिय होता है, जिम्नास्ट टाइप का, एथलीट टाइप का दोस्तों, उसे हम मेसोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोमॉर्फिक। और दोस्तों एंडोमॉर्फिक। क्या? एंडोमॉर्फिक दोस्तों, गोल मटोल, एकदम चाइनीज, अदनान सामी जैसा दिखने वाला, जो शाम को चाट फुल्की की दुकान पे खाता पीता मिलता है, एकदम विनोदी टाइप का, मोटा थुलथुला शरीर वाला दोस्तों, हाथ पैर सब बराबर, टिन के डिब्बे जैसा, ऐसे आदमी को हम कहते हैं क्या? एंडोमॉर्फिक, गोलाकृति। और यह डिवीजन दिया है दोस्तों किसने? शेल्डन ने। किसने दिया है? शेल्डन ने। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब आपको फिक मिले, क्या? फिक, देखिए फिक, तो फिक का डिवीजन सिर्फ किसमें है? शेल्डन में। अगर दोस्तों आपको फिक नहीं मिलता तो आप जान लीजिएगा इन्हीं नाम के साथ अगला डिवीजन किसका है? क्रैचमर का है। तो फिलहाल आप इसको ले सकते हैं। राइट आंसर इज गाइस यस। इसको देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यस, ओके। तो हमारा उत्तर है दोस्तों बिल्कुल बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 7। विकासात्मक कार्य शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था दोस्तों? होबिंगहॉर्स्ट ने, थॉर्नडाइक ने, सेल्सन ने, या फिर होलिंगवर्थ ने? गाइज आइए शुरू करते हैं। तो किसने किया था शब्द विकासात्मक कार्य शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था गाइज? होबिंगहॉर्स्ट ने, थॉर्नडाइक ने, सेल्सन ने, या फिर आई होलिंगवर्थ ने? इसको आई हमने दोस्तों कई बार इसको लिया हुआ है, कई बार। यस, तो विकासात्मक कार्य शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो गाइज आपको बता दें, यह एक बहुत ही बारीक क्वेश्चन है। विकासात्मक कार्य का अर्थ होता है उम्र के अनुसार सही विकास। देखेंगे, उम्र के अनुसार सही विकास दोस्तों देखेंगे। तो इसका अर्थ होता है उम्र के अनुसार सही विकास, सही विकास, उम्र के अनुसार सही विकास। दोस्तों कहने का मतलब यह है
कि रिचर्डसन सीयर्स का माफ करेंगे दोस्तों, जैसे कोई बच्चा दोस्तों, जैसे अब मैंने कई बार क्लास में इसको बताया है कि अगर बच्चा 12 महीने का हो गया है, रेंग भी नहीं पा रहा है दोस्तों, बहुत पीछे चला गया वो किसमें, विकासात्मक कार्य में। अर्थात उम्र के अनुसार एक बालक में जो उचित विकास हो रहे हैं, अगर वो वैसा कर रहा है तो सही चल रहा है विकासात्मक कार्य, या और बेहतर कर रहा है तो बहुत उच्च स्तरीय है विकासात्मक कार्य। और यह संकल्पना दी थी दोस्तों रॉबर्ट हॉबिंगहॉर्स्ट ने। किसने दी थी? रॉबर्ट हॉबिंगहॉर्स्ट ने। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर दोस्तों। लेट्स गो, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किशोरावस्था के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं गाइज? किशोरावस्था के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए टीन एज, बी एज ऑफ ब्यूटी, प्रॉब्लमेटिक एज, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, किशोरावस्था के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी, प्रॉब्लमेटिक एज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जनरली गाइज होता क्या है कि 12वें तक हम लोग, यस आप, मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप जानते हैं, यस ओके दोस्तों, हम सभी जानते हैं किशोरावस्था के बारे में कुछ मजेदार बातें करेंगे दोस्तों। टीन एज देखिए गाइज, जनरली 13 टू 18 बोले तो दोस्तों 19 के शुरुआत तक की एज को हम किशोरावस्था की एज मानते हैं। 12 के पार 13वें से 18वें तक या 19वीं की शुरुआत तक, इसे दोस्तों 13 टू 19। तो लास्ट में जो टीन शब्द है, टीन धातु नहीं, संख्या का टीन, इसलिए इसे हम टीन एज कहते हैं दोस्तों। एज ऑफ ब्यूटी दोस्तों मत पूछिए। दोस्तों हंसी आती है किशोरावस्था को याद करके। हमारे पॉकेट में कंघी रहती थी और हम दोस्तों दर्पण के सामने अपने बाल संवारा करते थे। एक ही दिन में 8 बार स्टाइल चेंज करते थे हेयर स्टाइल की। और हमारा भ्रम देखिए, बुरा मत मानिएगा, मेरा टारगेट सिर्फ आपको हंसाना है। और हमारा भ्रम देखिए, हमको लगता था कि हम पहले से हैंडसम दिख रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। कंघी, शीशा उसा हमारे पास रहने का, स्प्रे, गॉगल्स एंड ऑल दैट दोस्तों। इसीलिए सजने संवरने की एज के कारण दोस्तों बालक बालिकाएं खूबसूरत दिखना चाहते हैं गाइज, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द एज ऑफ ब्यूटी। प्रॉब्लमेटिक एज दोस्तों, बहुत सारी यौन समस्याएं, बहुत सारी तमाम दोस्तों दिक्कतें, डिप्रेशन, समायोजन की कमी, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, इसलिए दोस्तों इसको समस्यात्मक उम्र भी कहा गया है। और ये तीनों नाम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी दोस्तों। सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी संवेगों का जन्म 24 महीनों में हो जाता है? ब्रिजेज, रॉस, वैलेंटाइन, वुडवर्थ दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यस आई, यस ओके। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार लगभग 24 महीने तक सभी संवेगों का जन्म हो जाता है? यह किसने कहा है दोस्तों? ब्रिजेज ने, रॉस ने, वैलेंटाइन ने, या फिर वुडवर्थ ने गाइज? इसको यस ओके। तो दोस्तों जैसा आपको मैंने कई बार पहले ही बताया था दोस्तों कि सबसे मान्य डिवीजन जो माना जाता है, देखिए दोस्तों यहाँ 3 परिभाषाएं जो आपको मैं बताना चाहूंगा। 3 परिभाषाएं जो संवेगों की बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार बता चुका हूं दोस्तों। रॉस ने क्या कहा है गाइज? रॉस ने कहा है कि जब, उन्होंने क्या कहा? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें फीलिंग्स, राग की अधिकता होती गाइज। वहीं वैलेंटाइन ने क्या कहा कि जब रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तो संवेग पैदा होते गाइज। और वहीं पे वुडवर्थ ने क्या कहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है गाइज। ऐसा किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। और दोस्तों ब्रिजेज, प्रोफेसर ब्रिजेज का विभाजन सबसे मान्य है, जिन्होंने दोस्तों कहा कि 24 महीने तक लगभग बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। और यह कहा है किसने? ब्रिजेज ने। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं। डीपीपी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में शुरू किया गया दोस्तों? मैं चाहूंगा आप बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। डीपीपी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में दोस्तों, मैं चाहूंगा हमारे सुपर टीटी के भाई बहन जो देख रहे हैं जरूर बताएं दोस्तों। कई जगहों पे पढ़ा चुका हूं तो इसलिए मुझे अच्छा लगेगा, बताएंगे। डीपीपी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया गाइज? ऑप्शन ए 1994 में, 1997 में, 2000 में, या फिर 2004 में दोस्तों। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा क्या, सिंघम 1, सिंघम 2, सिंघम 3, इस तरह से दोस्तों आया क्या? डीपीईपी 1, डीपीईपी 2, फिर डीपीईपी 3 दोस्तों, ऐसे आएगा। तो आपको थोड़ा बता देगा गाइज कि डीपीईपी कार्यक्रम
दोस्तों जो आज सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया जाता है, यह एक पहल थी दोस्तों जिला स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए दोस्तों, और इसका नाम था डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम दोस्तों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सबसे पहले भारत में 1994 में चलाया गया। तो दोस्तों तब यह उत्तर प्रदेश के 7 राज्यों में चलाया गया। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में चलाया गया, और इसमें उस समय 42 जिले शामिल थे। कितने जिले शामिल थे दोस्तों? 42 जिले शामिल थे, लेकिन तब इसमें उत्तर प्रदेश नहीं था गाइज, तब इसमें उत्तर प्रदेश नहीं था। 1997 मतलब यह चरण 1 था गाइज। चरण 2 जो चलाया गया 1997 से, कब? 1997 में। इसमें 42 जिले तो थे ही दोस्तों, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 22 जिले, हाँ 22 जिले किसके? यूपी के दोस्तों, किसके? उत्तर प्रदेश के 22 जिले। फिर दोस्तों इसका लास्ट चरण जो 2000 में चलाया गया, डीपीपी 2000, इसमें उत्तर प्रदेश के यूपी के लिए गए दोस्तों कितने जिले? 32 जिले चलाए गए। तो क्योंकि हमें लेना है कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, इसलिए हमारा उत्तर होगा गाइज बी फॉर बॉम्बे। सही उत्तर क्या है गाइज? सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। एक बार बताएं दोस्तों कैसा लगा? मुझे अच्छा लगेगा, यस। तो क्वेश्चंस में लगातार गुणवत्ता देने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय तैयारी योजना किस प्रकार की शिक्षा की भरपाई के लिए चलाया गया दोस्तों? आइए शुरू करते हैं। विद्यालय तैयारी योजना किस प्रकार की शिक्षा की भरपाई के लिए चलाया गया दोस्तों? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी उच्च प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। विद्यालय तैयारी योजना किस प्रकार की शिक्षा की भरपाई के लिए चलाई गई? यस, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों, और आपको भी जरूर। यह सेशन निश्चित ही दोस्तों लगातार स्तर प्रैक्टिस का बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मैं चाह रहा हूं आप इतनी, देखिए दोस्तों मैं हमेशा, आप जानते हैं लगातार मेरा टारगेट होता है 100 से 125, 200 दोस्तों। जैसे पिछली बार CTET में तो शायद 300 प्लस प्रैक्टिस हो गई। तो मेरा मोट्टो ये रहता है कि आप प्रैक्टिस करिए गाइज, बिकॉज एक कहावत है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप प्रैक्टिस करें और परफेक्ट बने। आइए एक बार देखते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा बता दें, लगभग 1979 के आसपास दोस्तों होता क्या था, ध्यान सुनेंगे गाइज। होता क्या था कि दोस्तों कक्षा 1 में 2 तरह के लोग जाते हैं। एक, ध्यान सुनेंगे, एक जो केजी, आप जानते हैं केजी, यूकेजी, एलकेजी, मतलब एक किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बहुत सारे हैं दोस्तों। तो इस तरह से 2-3 साल पढ़ करके 3 से 6, तो दोस्तों जब वो कक्षा 1 में जाते हैं तो उनके पास कुछ पहले से पढ़ा हुआ नॉलेज होता है। और दोस्तों हमारे आप जैसे गरीब लोग डायरेक्ट कक्षा 1 में जाते हैं। भाई प्री एजुकेशन का खर्चा दोस्तों पहले माँ बाप उठा नहीं पाते थे, तो अपन डायरेक्ट पहुंचे कक्षा 1 में। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या देखा कि वो बच्चे जो यूकेजी एलकेजी पढ़ के आ रहे हैं, ये भारी पड़ेंगे किस पे? डायरेक्ट कक्षा 1 पे एंट्री मारने वाले की। इसलिए दोस्तों वो बच्चे जो डायरेक्ट कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं बिना किसी पूर्व प्राथमिक प्री स्कूल एजुकेशन के, तो ऐसे बच्चों के लिए जो यूकेजी एलकेजी 2-3 साल में पढ़े हैं बच्चे, उसकी भरपाई करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम चला गया दोस्तों, जिसमें इंद्रिय आधारित शिक्षा, नमस्ते करना, अभिवादन करना, गिनती करना, साफ सफाई करना, दोस्तों छोटी मोटी बातें जो यूएलकेजी में, उसकी भरपाई करने के लिए जो गवर्नमेंट ने दोस्तों कार्यक्रम चलाया। इसीलिए इसका नाम आप देख सकते हैं क्या? विद्यालय तैयारी योजना। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। इसलिए दोस्तों यह देता है क्या? अब आप समझ गए होंगे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर गाइस। बताया दोस्तों, हाँ मुझे यकीन हम समझ गए हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या सही है? आइए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। बी, भारत में इसकी शुरुआत DG तिवारी ने की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय 45 मिनट का है। डी उपरोक्त सभी गाइस। जाइए शुरू करते हैं इसको। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या सही गाइस? आई दोस्तों, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत दोस्तों अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई, अर्थात ये सही है। भारत में इसकी शुरुआत दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर DG तिवारी ने की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय दोस्तों ध्यान से देखें गाइज, जो NCERT का समय है वो 36 मिनट है गाइज।
पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र 45 मिनट का है, अर्थात ये भी सही है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क दोस्तों, सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। इसको अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। आरटी 2009 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? आइए शुरू करते हैं, कौन सा कथन सत्य है? आइए, हो यस, आइए दोस्तों चलेंगे दोस्तों। यस, तो गाइज इस क्वेश्चन को करेक्ट कराना था दोस्तों, करेक्ट नहीं हो पाया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 तथा कार्य घंटे 800 है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है, प्रतिदिन 4 घंटे का। और अगला क्या है दोस्तों? उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है दोस्तों? 1:35 है। क्या है? 1:35 है, अर्थात यह वाला ऑप्शन सही नहीं गाइज। प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं जब प्राथमिक स्तर पर छात्र संख्या 200 प्लस होगी गाइस, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टीचर हमेशा 5+1 रहेगा, 5 टीचर और 1 प्रधान अध्यापक, इससे ज्यादा टीचर नहीं होंगे। इसलिए छात्र अनुपात ही बढ़ सकता है, न कि शिक्षक का, इसलिए 1:40 हो जाता है, अर्थात ये भी गलत है दोस्तों। प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना दोस्तों, ये भी सही है, इसलिए इसमें दो ऑप्शन सही हो गए दोस्तों। तो मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन के बजाय इसको फैक्ट के हिसाब से देखें दोस्तों। आपको बता दें इसमें दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो यो आप समझ लीजिएगा कि इसको आप आप इसको नोट्स में बस इसके पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों। मतलब उन्होंने कहा कि वो आप जानते हैं, इसका नाम है दोस्तों मुफ्त, मैंने आपको क्या बोला था? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों। मुफ्त का मतलब यह है कि पहली बात तो किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो भैया जब फीस लोगे तो यह दंडनीय अपराध होगा। तो अगर आपने फीस ले ली है, मान लीजिए आपने 1 रुपए किसी से फीस दी है, तो आपको 10 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इसके दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, डी एंड ए। यस करेक्ट। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 14। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू किया गया दोस्तों? 1986, 1987, 1990, 1992। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यस यस, तो गाइस जैसा मैंने आपको बोला था, एक समय ऐसा था कि भारत में स्कूलों की दशा दोस्तों बहुत दयनीय थी। मतलब आप सोचिएंगे कि मतलब यूं श्यामपट्ट को झाड़ने के लिए मतलब एक कपड़ा नहीं था दोस्तों, चाक लिखने के लिए नहीं थी दोस्तों, कई जगहों पे शिक्षक को बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी गाइस, कमरे, छप्पर। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं 1986 की शिक्षा नीति में प्राथमिक स्कूलों को मिनिमम, मैक्सिमम नहीं दोस्तों, न्यूनतम शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, कमरे उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसकी सिफारिश की गई 1987 से इसे चलाया गया, जिसमें आपने सुना होगा कि दोस्तों 2 कमरे, 1 बरामदे और 2 शिक्षकों का प्रावधान किया गया, जिसमें एक महिला होनी चाहिए। और दोस्तों क्योंकि बाद में इसे जब 1992 में संशोधित शिक्षा नीति आती, तो इसको पहले दोस्तों 1 से 5 तक था, फिर इसका प्रावधान बढ़ाया गया 3 कमरे, 1 बरामदा, 3 शिक्षकों को। आप जानते हैं 6, 7, 8 में आप अच्छी तरह से जानते गाइज 3 क्लास एक साथ चलेगी, इसलिए कम से कम आपके पास कितने टीचर होने चाहिए? 3। तो यह 1992 से आएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर क्या है? डी फॉर डेनमार्क। आगे चलेंगे। यस इसको ओके। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। आरटी की किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यताओं का वर्णन है दोस्तों? तो आपको बताना है कि आरटी की किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यताओं इत्यादि का वर्णन है। तो ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों, धारा नंबर 23, धारा नंबर 26, धारा नंबर 28 या धारा नंबर 21 दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, मजा आएगा गाइज। इसको यस आइए। चलेंगे तो दोस्तों इस समय हमारे पास आरटी की 4 बड़ी धुआंधार धाराएं हैं, जो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके। दोस्तों सारी बातें होंगी, वैसे आप में से काफी लोग जानते हैं, मैं आपके उत्तर को जरूर एक बार देखूंगा दोस्तों। यस एंड वी हैव गॉट द राइट आंसर गाइज, बहुत लोगों ने सही उत्तर भेजे हैं। यस 21,
So many answers are there. Let me check it out. And yes, okay. So guys, many of you are confused guys. 23 is the right answer दोस्तों. सही उत्तर है धारा नंबर 23. दोस्तों आइए बातें करते हैं धारा नंबर 26 में क्या है दोस्तों. धारा नंबर 26 में बताया गया है कि किसी भी विद्यालय का टोटल जो टीचर्स का कोटा अलॉट किया गया है उसका 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रखा जा सकता दोस्तों. यह कहा गया है धारा नंबर 26 में. मतलब कि अगर आपके पास 10 टीचर अलाउड हैं तो आप पे 90% टीचर अर्थात 9 टीचर होने ही चाहिए. मिनिमम सिर्फ एक टीचर की वैकेंसी खाली रह सकती है दोस्तों, मैक्सिमम. तो अर्थात यह रहा धारा नंबर 26, अर्थात यह आपका उत्तर नहीं है. धारा नंबर 28 दोस्तों रोक लगाती है क्या कि कोई भी सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, अर्थात यह भी हम आपका उत्तर नहीं है. धारा नंबर 21 दोस्तों आपने सुना होगा एसएमसी का प्रावधान विद्यालय प्रबंधन समिति, यह बताई गई है धारा नंबर 21 में, अर्थात यह भी आपका उत्तर नहीं है दोस्तों. धारा नंबर 23 क्या कहती है कि प्रत्येक दोस्तों इसमें टेट सीटेट का विधिवत वर्णन किया गया है दोस्तों. टेट सीटीटी दोस्तों ये क्या कहता है कि प्रत्येक शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता जो चलाई जा रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा उसको पास करना अनिवार्य होगा गाइस. सो द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका. इसको अगले क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों. एनसीएफ 2005 में कुल मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं? 3, 5, 4, 2. आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 में कुल मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं गाइस. आइए देखते हैं. यस ओके तो एनसीएफ 2005 में दोस्तों मार्गदर्शी सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 3, 5, 4, 2. दोस्तों हमने इसको कई बार लिया हुआ है तो मैं जानता हूं आप इसे रट्टा मार चुके हैं. मैं सिर्फ आई जस्ट वांट आंसर गाइज. 3, 5, 4, 2. दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था एनसीएफ 2005 में 5 की संख्या बड़ी ही महान रही है. कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों ऑपरेटिंग कमेटी में कितनी थी? 35. और आया कब दोस्तों? 2005 में. बड़ा सटीक तरीका है दोस्तों याद करने का. एनसीएफ 2005 को बांटा गया है कितने अध्याय में दोस्तों? 5 अध्याय में. देखिए ना दोस्तों कितना मजेदार फैक्ट. 5 की संख्या कितना मजेदार रही है और इसमें मार्गदर्शी सिद्धांत भी कितने हैं दोस्तों? 5 मार्गदर्शी सिद्धांत. 5 मार्गदर्शी सिद्धांत. दोस्तों 5 की संख्या आप कह सकते हैं कि बहुत लकी रही है. देख सकते हैं तो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं दोस्तों, जैसा मैं कई बार बता भी चुका हूं. 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों में क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पहला. दूसरा, शिक्षा को रट्टा मारने से मुक्त करवाना, दूसरा. तीसरा, शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक न सीमित रहने देना, चौथा, परीक्षा प्रणाली को लचीली बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, और पांचवा, शिक्षा द्वारा लोकतंत्र एवं देशहित की माहौल को तैयार करना गाइज. अर्थात यह रहा 5 क्या मार्गदर्शी सिद्धांत. आप चाहें तो इसको डेटा को बड़ा ही दोस्तों मजेदार डेटा है तो आप ले सकते हैं. और दोस्तों देखिए ना एक और मजेदार है कि लास्ट एनसीएफ जो आया था वो 2000 में आया था और अगला एनसीएफ 5 वर्ष बाद आया 2005. दोस्तों 5 की संख्या में मतलब आप इसको एक ट्रिक के थ्रू बहुत क्रिएटिव तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं गाइज. आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने बनाया है दोस्तों? बीके पासी, गिजू भाई, रिजू भाई हो गया दोस्तों, गिजू भाई बधेका, क्या दोस्तों गिजू भाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, एनसीईआरटी ने. आइए देखते हैं भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान गाइज किसने बनाया है? बीके पासी साहब ने बनाया है, गिजू भाई बधेका ने बनाया है, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है, या एनसीईआरटी ने बनाया गाइज? तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कई बार हम इस क्वेश्चन को पहले भी ले चुके हैं दोस्तों. एनसीईआरटी ने गाइज मैंने आपको बोला था कि यह क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण हैज बिकम वन अमंग द वेरी बर्निंग टॉपिक्स ऑफ टेट सीटेट. दोस्तों काफ़ी सीटेट तो नहीं दोस्तों पर टीटी में अक्रॉस इंडिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं. केवीएस में, एनवीएस में कई जगहों पर सूक्ष्म शिक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दोस्तों आइए एक बार देखते हैं. एनसीईआरटी ने दोस्तों इंदौर, जैसा आपको मैंने पहले ही बोला था, इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे कौन? इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे कौन दोस्तों? बीके पासी साहब. और दोस्तों भारत में अगर देखा जाए दोस्तों तो वास्तव में इस धारा को बहाने का श्रेय बीके पासी को जाता है. तो उनसे मिलकर, लेकिन दोस्तों यह प्रतिमान बीके पासी के नाम से नहीं जाना जाता. आप भी जानते हैं बात, मैं भी जानता हूं. यह एनसीईआरटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों. तो एनसीईआरटी ने भारत में सूक्ष्म शिक्षण का क्या तैयार किया है? प्रतिमान तैयार किया है दोस्तों. आइए एक बार देखते हैं. 18
निम्न में से कौन सा चरण शिक्षण के स्मृति स्तर में आएगा? अनुप्रयोग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं दोस्तों। यस, आई ओके। निम्न में से कौन सा चरण शिक्षण के स्मृति स्तर में आएगा? अनुप्रयोग। दोस्तों रट्टा मरवा चुका हूं, बस बीच बीच में एक रिमाइंडर देता रहता हूं दोस्तों। इसे कहते हैं ना कि आपको आपकी स्मृति पटल से गायब न होने पाए। आइए देखते हैं क्या है। अनुप्रयोग है, प्रस्तावना है, या प्रस्तुतिकरण है, या फिर उपरोक्त सभी। गाइस इसको आइए शुरू करते हैं। यस, आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। जैसा मैंने दोस्तों कई बार आपको बोला है कि हर्बर्ट द्वारा दी गई, और आपने दोस्तों बहुत ही सही बताया है कि हर्बर्ट द्वारा दी गई, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली को, किसको? पंचपदी प्रणाली को ही पॉल विगी साहब ने शिक्षण का स्मृति स्तर मान लिया। और इसमें दोस्तों क्या आता है? इसमें आता है दोस्तों इंट्रोडक्शन। क्या आता है? इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, यस, कंपैरिजन, तुलना, कंपैरिजन, और दोस्तों आता है जनरलाइजेशन, निष्कर्ष निकालना या सामान्यीकरण आता है दोस्तों। और लास्ट में आता है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। तो इसे बोलते हैं क्या? प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। इसे बोलते हैं दोस्तों प्रस्तुतिकरण, मैंने इसको कई बार लिया है। इसको बोलते हैं दोस्तों तुलना, और इसको बोलते हैं निष्कर्ष निकालना, या चाहो तो आप इसको सामान्यीकरण कहते हैं दोस्तों, सामान्यीकरण। और लास्ट में दोस्तों सीखी गई सूचना को प्रयोग करना क्या कहलाता है? अनुप्रयोग कहलाता है। तो आइए एक बार देखते हैं इसमें कौन कौन से चरण मैच करते हैं। अनुप्रयोग मैच कर रहा है, प्रस्तावना भी मैच कर रहा है, प्रस्तुतिकरण भी मैच कर रहा है दोस्तों, इसलिए डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। सही उत्तर है गाइज मेरे बच्चों, सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों? पहला, यह शिक्षक प्रशिक्षण है। और अगला है दोस्तों, यह शिक्षण कौशल के विकास से जुड़ा है। इसमें कम अवधि एवं कम संख्या वाली शिक्षा का प्रावधान है। इसकी शुरुआत भारत में एनसीईआरटी के प्रतिमान से हुई, और इसमें 15 से 20 विद्यार्थी होते। गाइज आइए एक बार शुरू करते हैं इसको। आइए, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों? आइए एक बार देखते हैं। यस, ओके। तो गाइज जैसा मैंने आपको कई बार दोस्तों बोला, पहली बात तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग के बारे में एक बात जो आप जानते भी हैं और आपके उत्तर भी आ रहे हैं दोस्तों, माइक्रो टीचिंग स्टूडेंट के लिए नहीं दोस्तों, एक टीचर को ट्रेन करने के लिए होती है। इट्स टीचर्स ट्रेनिंग। तो पहला वाला गाइज सही है। अब दोस्तों आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण में आदर्श पाठ का समय एनसीईआरटी का 6 मिनट का है दोस्तों। कितने मिनट का है? 6 मिनट का। कितना? 6 मिनट। 36 मिनट टोटल है दोस्तों। सिर्फ एक शिक्षण का चरण 6 मिनट का होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 36 मिनट पूरे शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का टाइम है, जिसमें सिर्फ शिक्षण का टाइम कितने मिनट है? 6 मिनट है। अब आप बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा चीज आप पढ़ाएंगे जो 6 मिनट में पढ़ा लेंगे? उत्तर है ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जो 6 मिनट में पढ़ाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों 6 मिनट में सिर्फ शिक्षण कौशल, जैसे प्रस्तावना कौशल, उदाहरण देकर समझाना, दृष्टांत कौशल हो गया दोस्तों, कई जगहों पे पढ़ा भी रहा हूं, अर्थात यह भी सही है। इसमें कम अवधि एवं कम संख्या दोस्तों हम सभी जानते हैं हमेशा सही है। तो फिर दोस्तों गलत क्या है? दोस्तों एनसीईआरटी के सूक्ष्म शिक्षण संकान में 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं दोस्तों। कितने विद्यार्थी होते हैं? 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, और वो भी दोस्तों रियल स्टूडेंट नहीं होते, आपके बीएड के, डीएलएड के सहपाठी होते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, दोस्तों ये सारे सही थे इसलिए गलत हो गए, और गलत वाला क्या हो गया गाइस? सही हो गया। लेट्स गो, गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ओबीबी। आइए बढ़ देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के प्रमुख प्रावधान क्या थे गाइज? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के यस प्रमुख प्रावधान क्या थे? यस, पहला, यह प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से जुड़ा था। 2 शिक्षक, 2 कमरे और 1 बरामदे का विद्यालय। एक कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 1986 की नीति से आया। उपरोक्त सभी गाइज आइए एक बार देखते हैं। यस, इसको आई ओके, इसको
ओबीबी के प्रमुख प्रावधान क्या थे गाइज? प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, 2 शिक्षक 2 कमरे 1 बरामदे का विद्यालय व्यवस्थित करना। यह कार्यक्रम 1986 की नीति से आया। उपरोक्त सभी हैं। यस, यस। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बोला, प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल मैंने क्या बोला था कि न्यूनतम, माफ करेंगे, न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम दोस्तों, मिनिमम स्कूल चलने फिरने लायक हो जाए। 2 शिक्षक, मैंने शुरू में बोला था दोस्तों कि शुरू में इसमें प्राथमिक स्तर पर था सिर्फ 2 शिक्षक 2 कमरे की व्यवस्था की बात की गई थी, और उसमें भी 1 शिक्षक महिला होनी चाहिए गाइज। अगला, यह कार्यक्रम दोस्तों जैसा आप जानते हैं, इसे नेशनल लेवल पर एक ऐसे कार्यक्रम की कल्पना की गई थी किससे, भारतीय शिक्षा नीति, जो दोस्तों देश की पहली शिक्षा नीति कही जाती है, 1986 की शिक्षा नीति। दोस्तों तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, यह, अर्थात ये भी सही गाइज, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क। और गाइज आज बस यहीं तक दोस्तों, मुझे बताएंगे कैसा मैंने पढ़ाया और कैसा लगा दोस्तों आज का कलेक्शन। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आज का यह सेशन शुड हैव बीन वेरी फनी एंड शुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो दोस्तों ज़रूर होली के बाद दोस्तों मुझे यकीन है कि अब हम फिर से एक बार जोश के साथ वापस आ गए हैं, वी गाइज आर रेडी। तो आपके रिएक्शन देखना चाहूँगा दोस्तों। हाउ वाज द क्लास? कैसी थी दोस्तों आज की क्लास? थोड़ा सा मुझे बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। यस, आइए, बिल्कुल सही दोस्तों। यस, तो कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए और आपको भी थोड़ा अच्छा लगे दोस्तों। यस, आइए। यस, आइए दोस्तों शुरू कर रहे हैं जी, बिल्कुल। यस, कोशिश कर रहे हैं गाइज, कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सुपर टीटी का भी बैलेंस बना दिया गाइज। कुछ क्वेश्चन आई में दोस्तों नायाब कुछ कलेक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ आज, फिर भी उतना बेहतर नहीं कर पाया हूँ दोस्तों। तो फिलहाल नए क्वेश्चन जारी रखूंगा दोस्तों, कुछ नए क्वेश्चन ले रहा हूँ। आज के शुरुआती दोस्तों 10-12 क्वेश्चन लिख पाया था और वो बहुत ही बेहतर बन पड़े थे। तो कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों ज़रूर आपको कुछ बिल्कुल दूँ अच्छा। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि यह जोड़ी हमारी कमाल करे दोस्तों, जैसा हर समय करती आई है। दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जब भी आए उसके पहले आप पारंगत हो जाएं, आप प्रवीण हो जाएं, और आप बेसिकली दोस्तों नोट्स से दूर आप मेजर पॉइंट्स, जो पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन है एंड द पॉइंट्स ऑफ डिटेल्स, या दोस्तों वो फैक्ट्स जो मुझे लगता है कि यू शुड मग अप देम, यू शुड मेमोराइज देम, आप उन्हें रट ले। मैं चाहूँगा वो तथ्य आपको निकाल के देता रहूँ। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करिए।